मेरा नाम अवनीश है। मेरी शादी एक 55 साल की उम्रदार औरत से करवा दी गई। इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आगे आने वाले हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मगर मेरी बूढ़ी पत्नी ने मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है? आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सताए हुए, सहमे हुए, जख्मी लोग तो बहुत देखे होंगे, मगर मुझ जैसा लाचार बेटा, लाचार भाई और लाचार इंसान शायद कहीं नहीं देखा होगा। मेरी ये कहानी सुनकर आप लोगों को लगेगा कि मैं अपनी बेबसी की कहानी में बहुत सारी मिलावट कर चुका हूँ, मगर मैं अपनी बेबसी की कहानी आप लोगों से शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपको कहानी सुनाते हुए भी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं, दिल भर भर कर आ रहा है। बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, तब जाकर मेरा बचपन खत्म हुआ और मैंने जवानी की तरफ कदम बढ़ाया। जब मेरी उम्र 9 साल थी तब मेरे पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मेरी माँ ने हम सब बहन भाई को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी उस समय 7 महीने की एक छोटी बहन भी मौजूद थी। मुझसे छोटी मेरी बहन की उम्र 3 साल थी और एक बहन 6 साल की थी। हम 4 भाई बहन थे। चारों ने ही अपने पिता के बिना जिंदगी गुजारी थी। माँ जो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी थी, लोग अब उन पर गंदी नजर रखने लगे थे। जिसका जो दिल करता है वो मेरी माँ को ताना सुना दिया करता था, मगर एक अकेली औरत किस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है, ये तो वो ही जानती है। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कभी हार नहीं मानी। हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम छोड़कर फैक्ट्री में नौकरी तलाश करनी शुरू कर ली। हमारी माँ बहुत खूबसूरत थी, यहाँ तक कि मेरे पापा भी देखने में बहुत स्मार्ट थे। यही वजह थी कि हम सब भाई बहन भी अपने माता पिता पर गए थे। गोरी रंगत और खूबसूरत चेहरे वाले। सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं था। मेरी बहनें भी बहुत सुंदर थीं। भले ही हमारे पास दौलत नहीं थी, मगर ऊपर वाले ने हमें खूबसूरती कूट कूट कर दी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन का नाम कोमल था और उससे छोटी वाली बहन का नाम खुशी और सबसे छोटी वाली बहन का नाम रश्मि था, जो हम सबकी बेहद लाडली थी, जिसने होश संभलने के बाद अपने पिता को देखा ही नहीं था। लेकिन मैं अपनी तीनों बहनों का लाडला बन गया था। छोटी उम्र में ही घर के बिगड़ते हुए हालात देखकर मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि एक न एक दिन मैं अपने घर के हालात बेहतर जरूर करूंगा। मैं इतना कामयाब बन जाऊंगा कि अपनी माँ की जिंदगी में आसानियां पैदा कर दूंगा। अपनी बहनों को अच्छी जिंदगी देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मगर किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है। मेरे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला था ये तो मैं खुद भी नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी माँ एक फैक्ट्री में नौकरी करके हम सब भाई बहनों को पाल रही थी। उसे अपनी परवाह भी नहीं थी। दुनिया वाले मेरी माँ का बहुत फायदा उठाया करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब एक दिन मेरी माँ सेठ जी के बंगले पर नौकरानी का काम करने के लिए गई थी, तब मैं भी उसके साथ जाता था। माँ को अगर किसी काम की जरूरत होती तो मैं उनकी मदद कर दिया करता था। उस समय मेरी छोटी बहन भी बहुत छोटी थी। माँ अगर काम में लगी हुई होती तो मैं रश्मि को भी संभाल लेता था। एक दिन मैंने देखा कि सेठ जी ने मेरी माँ को दबोच लिया और वो उनके साथ बदतमीजी करने लगे। उस दिन उनके परिवार का कोई भी मेंबर घर में मौजूद नहीं था और मेरी माँ को अकेला घर में काम करते हुए देखकर उनकी उन पर नियत खराब हो गई। उन्होंने मेरी माँ की इज्जत के साथ खेलना चाहा, मगर मैं बच्चा जरूर था। अपनी माँ को चीखते चिल्लाते हुए देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि जरूर मेरी माँ किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। मैंने जल्दी से अपनी बहन को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद उधर की तरफ भागा जिधर सेठ जी मेरी माँ को तंग कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। सेठ जी को नहीं पता था कि मैं उनके पीछे खड़ा हुआ हूं। उन्होंने घर का मेन दरवाजा तो अच्छी तरह से बंद कर दिया था, मगर घर में मैं भी मौजूद था। मेरी माँ जोर जोर से चीख रही थी और उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दरिंदा मेरी माँ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं जल्दी से भागकर डंडा उठाकर लाया और मैंने पीछे से ही सेठ जी के सर पर वो डंडा जोर से दे मारा। मैंने इतनी जोर से डंडा मारा था कि सेठ जी के सर से खून निकलने लगा था। मेरी माँ डर गई। मैं अपनी माँ को लेकर जल्दी से निकल आया। उस दिन मुझे अपनी माँ पर बहुत अफसोस हुआ था। वो घर आकर बहुत रोई थी। वो मुझे और रश्मि को बहुत प्यार कर रही थी। बस इस छोटी सी उम्र से मेरे दिल में अपने घर के हालात सुधारने की लगन पैदा हो गई थी। माँ ने जब फैक्ट्री में काम करना शुरू किया तो मुझे तब भी अपनी माँ की फिक्र लगी रहती थी। मैं माँ से कहता था कि मैं आपके साथ फैक्ट्री चलता हूँ। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, वहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
वहाँ मुझे कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि फैक्ट्री में ज्यादातर औरतें ही काम करती हैं। वो बच्चों के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहाँ मेरी माँ इतने पैसे कमाकर तो ले ही आती थी कि हम लोगों का गुजारा हो जाता था। मेरी माँ बड़ी मेहनती थी। इधर घर में वो मुझे भाई बहन का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाती थी। हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि इतनी महंगाई और गरीबी में माँ की इतनी मेहनत करने के बावजूद तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और पढ़ाई लिखाई तो दूर दूर तक हमें नसीब नहीं होनी थी। माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो फैक्ट्री बहुत दूर थी, इसलिए उन्हें कभी कभी घर आने में भी देर हो जाती थी। मेरी छोटी बहन कोमल, जो कि अब खाना बनाना सीख गई थी, खुशी और कोमल अपने नन्हे नाजुक हाथों से घर को भी संवार दिया करती थी और खाना भी बना लिया करती थी। हम सब एक दूसरे का सहारा थे। फिर वक्त इसी तरह से गुजरता गया और धीरे धीरे हम भाई बहन बड़े होते चले गए। देखते ही देखते मेरी उम्र 23 साल हो गई। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी भी जान नहीं थी कि वो फैक्ट्री जाकर ज्यादा मेहनत कर सके। 13 साल की उम्र से ही मैं कार सर्विस की दुकान पर लग गया था। वहाँ मुझे काम भी सीखने को मिलता था और दुकान का मालिक मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करता था। 18 साल की उम्र तक मैंने वहीं पर काम सीखा और उसके बाद मैं इस काम को सीखने में इतना परफेक्ट हो गया कि वहाँ के मालिक ने मुझे अपना लेफ्ट हैंड बना लिया। अब वो सारा काम मुझसे ही करवाते और मुझे महीने की सैलरी दिया करते थे। मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने अब माँ का फैक्ट्री जाना भी बंद करवा दिया था और खुद दुकान पर खूब मेहनत करने लगा था। मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे जिनसे मेरी माँ घर का गुजारा आराम से कर लेती थी और हम सब लोग खुश भी रहने लगे थे। लेकिन कभी कभी इंसान की खूबसूरती उसे किसी ऐसी मुसीबत में डाल देती है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं होता। जो लोग खूबसूरत नहीं होते वो लोग खूबसूरत बनने की ख्वाहिश करते हैं। सोचते हैं कि अगर हम खूबसूरत होते तो हमारी जिंदगी भी खूबसूरत लोगों की तरह अच्छी होती। लोगों को लगता है कि खूबसूरत लोगों को दुनिया बहुत पसंद करती है, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि ये दुनिया ना तो खूबसूरत लोगों को पसंद करती है और ना ही बदसूरत लोगों को। हर कोई सिर्फ उसे पसंद करता है जिससे उसका मतलब पूरा होता है। ये दुनिया मतलब की है और मतलब से ही इस दुनिया का गुजारा हो रहा है, आपका, मेरा और इस पूरी दुनिया के हर इंसान का। हमारे घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगी थी, क्योंकि कभी कभी मैं अपने काम से घर वापस आता तो अपनी बहनों के लिए फ्रूट्स लेकर चला जाता था। कभी कोई त्योहार आता तो अपनी सभी बहनों के कपड़े खरीद कर लाता था। माँ को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। मेरी माँ अब मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पहले मेरी शादी हो। मैं कोमल की शादी करना चाहता था, जो मुझसे छोटी थी और काफी हद तक जवान भी हो गई थी। वैसे तो खुशी भी जवान थी, लेकिन अभी इतनी भी जवान नहीं हुई थी कि मैं उसकी शादी कर देता। सबसे छोटी रश्मि थी, सारा दिन घर में इधर से उधर खेलती फिरती थी। हालांकि उसकी उम्र अब काफी हो गई थी, मगर फिर भी उसका बचपन नहीं गया था। घर के हालात कई सालों में ही सही मगर धीरे धीरे बेहतर हो गए थे, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो बदलता रहता है। एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था जब एक अमीर औरत की गाड़ी हमारी दुकान के बाहर आकर रुकी। उस औरत ने अपनी गाड़ी का शीशा खोला और मेरे मालिक से कहने लगी कि मुझे अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है। मेरे मालिक ने मुझे आवाज लगाई और कहने लगे कि जरा मैडम की गाड़ी चेक करो। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने मैडम की गाड़ी चेक की तो उनकी गाड़ी में इतनी खराबी आ चुकी थी कि उनकी गाड़ी हमें अपने पास 24 घंटे तक रखनी थी और उसकी सर्विस में टाइम भी लग सकता था, मगर फिर भी हमने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया था। मैं इसी बारे में उस औरत से बात करने के लिए उसकी गाड़ी के शीशे के करीब गया। मैं उसे अभी यही सब कुछ बता रहा था जब मैंने नोटिस किया कि वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। वो तो बस लगातार मुझे देखती ही जा रही थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। उसी दिन से मेरी जिंदगी में बर्बादियां आनी शुरू हो गई थी। उस औरत ने मुझे इतनी अजीब नज़र से देखा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने बड़ी प्यार से मेरी बात का जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, मैं कल इसी समय आकर अपनी गाड़ी ले जाऊंगी। वो अपनी गाड़ी वहां छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई थी। उसने अपने ड्राइवर से हाथों हाथ दूसरी गाड़ी मंगवा ली थी। मैंने उसकी गाड़ी को रात तक ठीक कर दिया था और अगले दिन वो अपनी गाड़ी जब वहां दोबारा लेने आई तो फिर से वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने देखा था कि जब उसे मालिक को पैसे देने थे तो उसने उन्हें पैसे नहीं दिए, बल्कि मुझे अपने पास बुलाया और जितने पैसे उस गाड़ी की सर्विस की कीमत बनती थी उसने उन पैसों से भी ज्यादा पैसे दिए। मैंने कहा मैडम, आप थोड़े पैसे ज्यादा दे रही हो। वो कहने लगी कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है,
तुमने मेरी गाड़ी की बहुत अच्छी सर्विस की है। ज्यादातर हर कस्टमर मेरे मालिक को ही पैसे दिया करते थे, मगर वही एक औरत थी जो बड़ी खुशी खुशी मेरे हाथ में पैसे रखकर चली गई थी, और पैसे भी ज्यादा थे। मुझे जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट मैंने अपने पास रख लिया और बाकी जितने भी पैसे थे वो मालिक को दे दिए थे। अगले दिन वो औरत फिर से हमारी दुकान पर आई, मगर अगले दिन मैं काम पर नहीं गया था। वैसे तो हमारी दुकान हफ्ते के हर दिन ही खुलती थी। मैं दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मुझे आराम करने का समय नहीं मिलता था, इसलिए मैंने हफ्ते का एक दिन अपने आराम के लिए रखा हुआ था। मालिक को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। ये बात वो अच्छे से जानते थे कि मैं कितनी मेहनत और लगन से काम करता हूँ। उस दिन वो औरत दुकान पर आने के बाद मालिक से मेरे बारे में पूछने लगी। मालिक ने उसे बताया कि मैं छुट्टी पर हूँ और अक्सर मैं मंगलवार के दिन छुट्टी पर होता था। ये बात जब उसे पता चल गई तो वो थोड़ी घबराई हुई लगने लगी। न जाने उसे क्या प्रॉब्लम थी। उसने मालिक से कहा कि वो उसे मेरे घर का एड्रेस बता दे या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दे ताकि वो मेरे घर आ सके। मालिक के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी था और एड्रेस भी था, इसलिए उन्होंने उसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ घर का एड्रेस भी दे दिया और वो मेरे घर का एड्रेस फॉलो करते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आ गई थी। जब उसने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो उस समय मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, जबकि मेरी माँ बहनें घर के किसी न किसी काम में बिजी थी। उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे और छुट्टी वाले दिन दोपहर के समय अक्सर मैं सो रहा होता था। मेरे घर का दरवाजा बजा तो उस समय मेरी बड़ी बहन कोमल ने खोला था। कोमल ने जब उससे पूछा कि जी आप कौन, तो उसने कहा कि मुझे अवनीश से मिलना है। मेरी बहन कहने लगी कि जी भैया तो इस समय सोए हुए हैं, आपको उनसे क्या काम है। वो कहने लगी कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी बहन उसके पीछे खड़ी हुई बड़ी सी गाड़ी को देख चुकी थी, जबकि मेरी बहन बहुत हैरान हो रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर कोई अमीर औरत हमारे घर के दरवाजे तक पहुंची हो और फिर वो मुझे तलाश करते हुए आई हो। मेरी बहन ने उसे दरवाजे पर ही ठहरने के लिए कहा और वो खुद जल्दी से घर के अंदर जाकर माँ और बहनों को ये बात बताने लगी। माँ ने कहा कि रुको, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। माँ ने भी उस औरत से यही सवाल किया। उसने कहा कि आप लोगों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे से ही मिलने के लिए आई हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी माँ जल्दी से कमरे के अंदर आई और उन्होंने मुझे झंझोड़कर उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई रूपाली नाम की औरत तुमसे मिलने के लिए आई है। रूपाली नाम भी मैं पहली बार सुन रहा था, क्योंकि इस नाम की मैं किसी भी औरत को नहीं जानता था। माँ ने कहा कि बेटा एक बार उठकर देख लो, उसने कहा है कि उसे तुमसे कोई ज़रूरी काम है। मैंने सोचा कि मेरा कोई कस्टमर होगा, मगर फिर मैं ये सोचकर गुस्सा करने लगा कि जो भी कस्टमर है उसे मेरे घर का एड्रेस किसने दिया, वो मेरे घर तक कैसे पहुंचा। ये काम तो मैं दुकान पर ही करता हूँ। फिलहाल मैं झट से उठा और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उस औरत को वहां पर देखकर हैरान रह गया। वो औरत कहने लगी कि तुम मुझे पहचान गए होंगे। हाँ, मैं उस औरत को पहचान गया था। मैं उसकी शक्ल कैसे भूल सकता था। ये औरत खूबसूरत तो थी, इसकी उम्र लगभग 55 साल या उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि उसके चेहरे से उसकी उम्र साफ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी महसूस हो रही थी। लेकिन अमीर लोग पैसे की ताकत से अपने आप को सुंदर बनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर उम्र का एक हिस्सा ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी उम्र कितनी ही छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन अपनी बढ़ती हुई उम्र को लोगों के सामने दिखने से नहीं रोक सकता। इस औरत ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। कस्टमर लोगों को मैं अपने घर के अंदर नहीं ला सकता था, भले ही वो औरत हो या फिर मर्द। मेरे घर में जवान बहनें थीं। मैं खामोशी से उस औरत के साथ घर से बाहर निकल गया। चाय के एक होटल पर जाकर मैंने उससे बातचीत की। वहाँ चाय पीते हुए उस औरत ने मुझसे बड़ी ही अजीब बात कही थी, जिसे सुनकर मैं चौंक गया था। उस औरत का कहना था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे पसंद आ गए हो। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे, बल्कि काफ़ी देर तक तो मुझे उसकी कही हुई बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि औरत एक तरह से जो कह रही है वो सच है या फिर मेरा वहम है, मैं ही कुछ गलत सुन रहा हूँ। मगर उसने जब दोबारा से ये बात दोहराई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? शादी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आपने कहा, और मैंने फौरन आपकी बात मान ली। वो कहने लगी कि मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। देखो, मैंने तुम्हारा घर देखा है, टूटा फूटा छोटा सा घर, गरीबी भरी जिंदगी। आखिर तुम्हें ऐसी जिंदगी क्या दे सकती है? सिर्फ गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं। मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
मैं तुम्हें पैसों में इतना तोल दूंगी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बताओ, मेरा ऑफर मंजूर है? मैंने उसकी बात सुनकर कुछ देर तक तो सोच विचार किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसके इस फैसले से साफ इनकार कर दिया और मैं वहां से उठकर जाने लगा। वो कहने लगी कि इस बारे में सोचना ज़रूर। तुम्हारे मुझसे शादी करने पर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माँ की भी जिंदगी बदल जाएगी। वो बोलती रही, मगर मैंने उसको पलटकर नहीं देखा। वो सच में कोई पागल औरत थी। पहली बार की ही मुलाकात को मोहब्बत समझ बैठी थी और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। मुझे उसकी ये हरकत कुछ ठीक नहीं लगी थी। कहाँ मैं जवान खूबसूरत लड़का और कहाँ वो इतनी उम्रदार औरत। उसके तो मेरी उम्र के ही बच्चे होंगे। इस उम्र में उसे मुझ जैसे लड़के से शादी करने की क्या सोच रही थी। फिलहाल मैं घर आ गया, लेकिन वो औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसका नाम रूपाली था और वो बहुत अमीर औरत थी। शायद इतनी अमीर कि अपने पैसे की ताकत से कुछ भी खरीद सकती थी। मैं घर आया तो माँ मुझसे पूछने लगी कि बेटा, वो कौन औरत थी और तुमसे क्या कह रही थी? मगर मैंने माँ को ये कहकर टाल दिया था कि वो मेरी कोई कस्टमर थी, अपनी गाड़ी की मुझसे ही सर्विस करवाना चाहती है। उसी रात रूपाली जी ने मेरे नंबर पर कॉल की और वो मुझे कॉल करके परेशान करने लगी। बार बार मुझे मैसेज करती और बार बार मुझसे एक ही सवाल करती कि अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मगर मैंने उसे खूब इग्नोर किया। मैं उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं समझ गया था कि वो मुझे अपने लालच में लेना चाहती है, लेकिन मैं उसके लालच में आने वालों में से नहीं था। भले ही मैं एक खूबसूरत और जवान लड़का था, इसका जवाब ये तो नहीं कि मैं उस जैसी अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी कर लेता जिसका मेरे साथ दूर दूर तक भी कोई मैच नहीं था। फिलहाल वो काफी दिनों तक मुझे इसी तरह से परेशान करती रही। मैंने उसके बारे में अपने घर में कोई जिक्र नहीं किया था। कई बार वो मेरी दुकान पर भी मुझसे बातचीत करने के लिए आई थी, मगर मैंने उसे सख्त मना कर दिया था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी हद तक तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, चाहे तुम मुझे अपनी दौलत का कितना ही लालच क्यों न दो। मुझे ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे फ़ोन करके परेशान करने लगी, मैसेजेस करने लगी, लेकिन मैं उसे हर तरह से इग्नोर करने लगा था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। जब मैं रात को अपने घर आया तो उस दिन मैंने देखा कि मेरी माँ मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। माँ कहने लगी कि बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है कि ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ जाती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। भगवान ने तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भेज दिया है जो तुम्हें इन मुसीबतों से निकाल देगा। अब तुम्हें कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने माँ से कहा, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। घुमा फिराकर बात करने के बजाय आपको सीधे सीधे बात करना चाहिए। माँ कहने लगी कि अच्छा तो ठीक है, सुनो, आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैंने कहा, अच्छा, कहाँ से आया है? माँ कहने लगी कि बेटा, वो बहुत अमीर औरत है। इस पर मेरी माँ ने मुझसे नज़र चुराई थी और मेरी बहनों की तरफ देखा था। खुशी ने तो जैसे माँ को इशारा दिया कि आपको भैया से ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन माँ अपनी बात किए बिना न रह सकी। उन्होंने कहा कि एक दिन जो औरत हमारे घर तुमसे मिलने के लिए आई थी वो तुमसे शादी करना चाहती है। माँ की बात सुनकर मुझे कोई झटका नहीं लगा था, बल्कि ये बात तो मैं पहले ही जानता था। हाँ, अब की बार ये क्लियर हो गया था कि वो मेरे घर आकर मेरी माँ से भी ये बात कर चुकी थी। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन माँ ने मुझे जब ये बताया कि मैं उसको तुम्हारे लिए हाँ कर चुकी हूँ, ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी अपनी माँ अपने सगे बेटे के साथ ये सब कैसे कर सकती थी? एक बार उन्हें मुझसे इस बारे में पूछ तो लेना चाहिए था। मैंने माँ से कहा, आपने ये क्या कर दिया माँ? तो माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूपाली जी तो ना जाने कब से मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है, मगर मैं उसकी बातों में फंसने वालों में से नहीं हूँ। मुझे आपसे तो इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि बेटा, तुम हरगिज़ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगे, मगर ऐसा करने में मेरा एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। मैंने कहा, कैसा मकसद? माँ कहने लगी कि देखो बेटा, बचपन से लेकर अब तक तुमने मेहनत ही मेहनत की है। हम लोगों ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी और मुझे नहीं लगता कि आगे भी हमारे घर के हालात इस 2 वक्त की रोटी से आगे बढ़ेंगे। आजकल पेट भरने के लिए और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए 2 वक्त की रोटी ही काफ़ी नहीं होती। अच्छी ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जहाँ रहने के लिए बड़ा घर हो, खाने के लिए अच्छी वैरायटी का खाना हो, सोने के लिए अच्छा और नर्म बिस्तर हो,
पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, यही अच्छी जिंदगी होती है। और हम इस छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर आखिर कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है, तुम इस औरत से शादी कर लो। मैं ये तो नहीं जानती कि ये औरत तुमसे क्यों शादी करना चाहती है, इसकी पहले शादी हुई भी है या नहीं, मगर इसने मुझे ये बताया था कि उसने तुम्हें पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था और अब वो तुमसे इसीलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी जो शादी की उम्र थी उस उम्र में उसकी शादी ना हो सकी। अब जब उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो वो तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। उसकी तुमसे शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। वो हमें इतने पैसे देगी कि तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छे घर में हो सकेगी और तुम उसकी दौलत के हकदार बन जाओगे। मैंने कहा, माँ, ये सब तो उसने मुझे भी बताया था, मैं उसके लालच में नहीं आया, मगर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप उसके लालच में आ सकती हो। आपने अपना लालच और अपनी बेटियों का लालच पूरा करने के लिए अपनी बेटी की शादी एक ऐसी औरत से करवाने का फैसला कर लिया जो आपके बेटे से बहुत बड़ी है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से से ही घर से निकल आया था। लेकिन जब बाद में मैं दोबारा घर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ जिद लगाए बैठी थी कि तुम्हारी शादी होगी तो रूपाली जी से ही होगी। माँ मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रूपाली को भरोसा दिला दिया था कि वो मुझे मना लेंगी, लेकिन मैं नहीं मानने वाला था। मैं समझ गया था कि मेरी माँ की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई है। मैंने माँ से कहा था, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं इस घर से भाग जाऊंगा। और माँ ने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले इस घर में रहते रहना। मैं बहुत परेशान था, मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन मैंने रूपाली जी को कॉल करके इतनी बातें सुनाई कि वो भी शर्मिंदा हो गई थी। मैंने कहा, आपको जब मैंने घास नहीं डाली तो आपने मेरी माँ को अपने बहकावे में ले लिया। चाहे जो हो जाए, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। इसी टेंशन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि मैंने हॉल में अपनी माँ को भी देख लिया था जो जिद पकड़कर बैठ गई थी। आखिर मेरी माँ को क्या हो गया था जो अपने बेटे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बस उन्हें यही लगता था कि रूपाली जी से शादी करने पर हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, मेरी बहनों की शादियां भी अमीर घर में हो जाएंगी, मगर वो इतनी मतलबी कैसे हो सकती हैं। मैं इतना परेशान रहने लगा था कि अब घर में ना तो मैं खाना खाता था और ना ही किसी से कोई बात करता था। मेरी माँ जो कुछ भी कर रही थी ये सब बहुत गलत था। ये मेरी बहनों को भी दिखाई दे रहा था। मेरी माँ ने तो रूपाली जी के साथ मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी। मैं कई बार रूपाली जी को इनकार कर चुका था, मगर मेरी माँ का कहना था कि वो मुझे जैसे तैसे मना ही लेंगी। उन्होंने रूपाली जी को भरोसा दिला दिया था। रूपाली जी का कहना था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी हैं। पहली नज़र में मुझे देखते ही उनको मुझसे मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और उधर मेरी माँ को मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी और माँ बहनों को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी बहनें भी माँ से मेरे लिए लड़ने लगी थी। उन्हें भी सही और गलत में फ़र्क दिखाई दे रहा था। वो माँ से हमेशा यही शिकायत करने लगी थी कि आपने हमारे भाई को तोड़कर रख दिया, वो बेचारे कितने दिनों से भूखे हैं, मगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माँ कहने लगी कि जब उसकी रूपाली जी से शादी हो जाएगी और वह अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगेगा तब वो खुद समझ जाएगा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बेहतर फ़ैसला किया। मेरी शादी में 1 हफ्ता रह गया था और अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं देख रहा था कि माँ धीरे धीरे शादी की तैयारियों में लग गई थी। वो अकेले ही बाजार जाकर खूब शॉपिंग कर रही थी, लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आए थे ये भी मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैंने तो उन्हें इस महीने पैसे भी नहीं दिए थे। माँ ने ठान लिया था कि वो रूपाली जी को मेरी पत्नी बनाकर ही रहेंगी, मगर मैं भी मानने वालों में से नहीं था। इसलिए मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया और मैं घर से निकलने लगा। मैंने माँ से कह दिया था कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बहनें भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारा भाई नहीं रहेगा। इस बार माँ का दिल पिघल गया था। वो डर गई थी। उन्हें लगता था कि मैं घर छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, लेकिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो मेरी मर्जी के बिना कर चुकी थी। इस बार तो मेरा उनसे नाराज होना बनता था। मैं ही नहीं बल्कि मेरी बहनें भी माँ से मना कर चुकी थी कि भैया के साथ ऐसा जुल्म मत करो। माँ ने मुझे घर से जाते हुए रोक लिया। वो रोने लगी। माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही ऐसा कर रही थी। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो हम सब की जिंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाती। मैंने कहा, माँ आपको क्यों नहीं दिखता?
उस औरत के साथ शादी करके आपका बेटा कभी खुश नहीं रहेगा। अपनी शादी के लिए हर इंसान एक्साइटेड होता है, मगर मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि एक औरत से करवा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपकी उम्र की है। दुनिया जमाना क्या कहेगा कि दौलत के लालच में आकर आपने अपने बेटे की शादी ऐसी औरत से करवा दी जिसका आपके बेटे से दूर दूर तक भी मैच नहीं है। मेरी माँ खामोशी से खड़ी हुई सारी बातें सुनती रही। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं खुद रूपाली जी से इस रिश्ते के लिए इनकार कर देती हूँ। लेकिन बेटा, तुम एक बार और सोच लेते, या फिर तुम खुद ही रूपाली जी से मना कर देते तो ज्यादा बेहतर रहता। मैंने कहा माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तो रूपाली जी को पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ, मगर आपने दौलत के लालच में आकर अपने बेटे का सौदा कर दिया। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जिस तरह से आपने सब कुछ बिगाड़ा है, इस तरह से आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। माँ ने अगले ही दिन रूपाली जी को फोन करके कह दिया कि मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा इस शादी के लिए नहीं मान रहा। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मान जाएगा, मगर क्या करूं, ये उसका अपना फैसला है, उसका हक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये कहकर माँ ने फोन बंद कर दिया था, मगर हमें ये नहीं पता था कि रूपाली जी अब शांत नहीं बैठने वाली थी। अगले ही दिन वो हमारे घर आ गई और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। तुमने तो अपने बेटे की शादी मेरे साथ करवाने का फैसला कर लिया था, मगर अब तुम अपने फैसले से मुकर रही हो। उस दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। वो मेरे पीछे मेरी माँ से बहुत झगड़ रही थी, यहाँ तक कि उनका झगड़ा मेरी बहनों से भी हो गया था। ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन शाम के समय जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ और बहनें अपना मुंह लटकाए एक तरफ को बैठी हुई थी। मैंने जब उनके लटके हुए चेहरे देखे तो उनसे सवाल किया कि क्या हुआ है, तुम लोगों ने ऐसी शक्लें क्यों बनाई हुई हैं। रश्मि भागती हुई मेरे करीब आई और मेरे गले से लग गई। कहने लगी कि भैया, आज एक आंटी आई थी और वो बहुत जोर जोर से घर में झगड़ा कर रही थी। मैं समझ गया था। मैंने कहा, क्या रूपाली जी यहाँ आई थी? मेरी दोनों बहनें भी दौड़कर मेरे करीब आई और कहने लगी कि हाँ भैया, वो यहाँ पर आई थी और हम लोगों को धमकी देकर गई है कि अगर आपकी शादी उनके साथ नहीं करवाई गई तो वो हम सबको बर्बाद कर देंगी। मैंने कहा कि उसके बाप का राज नहीं है जो वो ये सब कुछ कर लेगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। तभी खुशी मेरे करीब आई और कहने लगी कि भैया, अब वो काफ़ी कुछ कर सकती है। मैंने उसे चौंक कर देखा तो वो कहने लगी कि भैया, क्योंकि माँ ने उससे पैसे लिए थे। रूपाली जी ने माँ को रिश्ता करवाने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस दिए थे और माँ ने वो पैसे आपकी शादी की शॉपिंग में ख़त्म कर दिए। उनका कहना है कि माँ उनसे पैसे ले चुकी है। अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो बहुत बुरा होगा, वो हमसे बदला लेगी। मैंने कहा, माँ, आपने ये क्या कर दिया? आपको उससे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? माँ कहने लगी, तो फिर मैं क्या करती? मैं लालच में आ गई थी। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने ये सब कुछ हमारी गरीबी ख़त्म करने के लिए किया। तुम भी उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? एक बार जब उसकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी तो तुम उसे डिवोर्स दे देना, छोड़ देना उसे। मर्द के लिए शादी करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुमने इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मैं अब की बार अपनी माँ से बहुत नाराज़ हुआ था। मेरे पास उनसे कहने को बहुत कुछ शब्द थे, मगर वो मेरी माँ थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। मैं खामोश हो गया। मेरी माँ ने अपने और बहनों के लिए ढेर सारे कपड़े खरीद रखे थे। 2 लाख रुपए वो ख़त्म कर चुकी थी और मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसे 2 लाख रुपए दे सकता। उसने मेरी माँ को खरीद लिया था। मेरी माँ ऐसा ही चाहती थी, इसलिए मैंने खामोशी से अपने दिल पर पत्थर रखकर उस औरत से शादी कर ली। उस औरत ने मेरी माँ की एक एक शर्त को पूरा कर दिया था। उनको रहने के लिए बड़ा सा घर दे दिया, बहुत सारे पैसे दिए और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया, मगर ऐसा उन्होंने अपने बेटे को बेचकर किया था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार कैसे हो गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या तुम मेरे लिए एक मामूली सी कुर्बानी नहीं दे सकते? तो मैंने ये कुर्बानी अपनी माँ के लिए दे दी थी और अपनी बहनों को समझाया था कि माँ का साथ कभी मत छोड़ना, माँ से नाराज़ मत होना, जैसा वो कहें उसकी खुशी की खातिर करती रहना। आखिरी बार जब रूपाली जी हमारे घर गई थी तो उनका झगड़ा मेरी बहनों के साथ हुआ था। मेरी बहनों ने उनको बहुत बुरा भला कहा था। मेरी बहनें मेरी साइड ले रही थी, जबकि मेरी माँ मेरी बहनों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। तभी से रूपाली जी को मेरी बहन खुशी और कोमल बहुत बुरी लगने लगी थी।
उसने भले ही मुझसे शादी करने के बाद मेरी माँ की शर्तों को पूरा कर दिया था, मगर उसे अभी भी मेरी बहनों से जलन थी। मेरी तीनों बहनें भले ही माँ के साथ रहती थी, मगर अब उनका बेटा उनसे दूर हो चुका था। रूपाली जी से शादी करने के बाद मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। रूपाली जी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। रूपाली जी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। सारी जिंदगी उनके पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करते रहे, मगर बेटी को कोई लड़का कभी पसंद ही नहीं आता था। एक दिन उनके पिता मर गए और सब कुछ उनकी बेटी के नाम हो गया। अपने पिता का बिजनेस भी वो अकेले ही संभाल रही थी, मगर जब उसने मुझे देखा तो वो मेरी दीवानी हो गई और उसने ठान लिया कि वो कुछ भी करके मुझे अपना बनाकर ही रहेगी। अपनी जिद और घमंड में रूपाली जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं उनके साथ शादीशुदा जिंदगी तो गुजार रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। अपनी माँ से मैं सारे संबंध खत्म कर चुका था। माँ मुझसे मिलने के लिए कई बार वहाँ आई थी, लेकिन मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। कई बार उन्होंने मुझे मनाने की भी कोशिश की, मगर मैं कैसे मान सकता था, क्योंकि अब मैं उनका बेटा नहीं रहा था। वो तो मुझे एक अमीर औरत के हाथ बेच चुकी थी, तो फिर मैं उनसे उनके बेटे जैसा सुलूक कैसे कर सकता था। रूपाली जी एक ऐसी औरत थी जिसको अपनी दौलत का बहुत घमंड था। उसकी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक किसी बुनियाद पर चल रही थी कि उसे जो चीज़ पसंद आ जाती वो उसे पाकर ही रहती थी। वो बहुत घमंडी थी। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीद ली जा सकती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जो सुकून और मोहब्बत वो मुझसे चाहती थी, मैं वो उसे नहीं दे सका। वो भले ही मुझसे शादी कर चुकी थी, मगर उसने मुझे नहीं पाया था। मैं उसका अभी भी नहीं हो सका था। वो इतने गुस्से भरी औरत थी कि अगर उससे कोई कुछ कह देता तो वो उसे अपना बदला लेना नहीं भूलती थी। मेरी बहनों से उसकी लड़ाई हुई थी। मेरी बहनों ने उससे कहा था कि अगर तुमने हमारे भाई से शादी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें कभी अपनी भाभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जल्द ही हमारा भाई तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तुम कभी उसे नहीं पा सकोगी। तुम बहुत बुरी औरत हो। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे भाई की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे परेशान देखकर और मुझे परेशानी की तरफ जाते हुए देखकर उनके मुंह से कभी ऐसी औरत के लिए दुआ नहीं निकल सकती थी, बल्कि बद्दुआ ही निकलती थी। रूपाली को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मेरी बहनों से कह दिया था कि तुम लोगों से एक न एक दिन मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मैं उसके घर में भले ही रहता था, वो कहाँ जाती क्या करती मैं कुछ नहीं जानता था। मैं उसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करता था। वो इस शादी से बहुत खुश थी। अपनी सारी दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाया करती थी कि मेरी शादी भले ही देर से हुई है, मगर मेरा पति बहुत सुंदर और कम उम्र का है। लोगों को हैरानी होती थी कि इस जैसी औरत को ऐसा लड़का कैसे मिल सकता है, मगर लोग क्या जानते थे कि उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय कर दिया। पहले तो मेरी माँ कहती थी कि वो सिर्फ कोमल की शादी करेंगी, लेकिन अब उन्होंने खुशी की भी शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी बहनों की शादी के दिन करीब आ गए थे। मैंने अपनी बहनों से बात की थी। उनसे पूछा था कि कहीं माँ ने मेरी ही तरह तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा। तो वो कहने लगी कि नहीं भैया, हमारी शादी माँ अच्छे घर में करवाने जा रही है। लड़के बहुत अच्छे हैं। मेरी बहनें इस शादी से बहुत खुश थीं। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे एक अजीब तरह की तसल्ली हो गई थी। भले ही मेरी माँ ने मेरे साथ जो किया हो, मगर उन्होंने मेरी बहनों के लिए बेहतर सोचा था। दोनों की ससुराल बहुत अच्छी थी। दोनों की ससुराल वाले खाते पीते लोग थे। लड़के पढ़े लिखे थे और अच्छी नौकरी करते थे। मेरी दोनों बहनों की शादी हुई तो मेरी माँ रूपाली जी के घर पर हम दोनों को इनवाइट करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने इस शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया। रूपाली से तो मैं कोई बात नहीं करता था। रूपाली ने ये बात मुझे शादी के पहली रात ही समझा दी थी कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहो तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर डिवोर्स नहीं दे सकते। मैंने कहा, मगर मैंने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। मैं ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। तो वो कहने लगी कि तुम्हारा साइन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारा अंगूठा ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। शादी से पहले जब तुम अपने घर पर गहरी नींद में सो रहे थे, तब तुम्हारी माँ ने उन पेपर्स पर तुम्हारा अंगूठा लगवाकर वो पेपर्स मुझे दे दिए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरी माँ ने मेरे साथ कितनी चालाकी की थी। मैं जिस दुकान पर काम किया करता था, रूपाली जी से शादी करने के बाद मैंने वहाँ की भी नौकरी छोड़ दी थी,
क्योंकि रूपाली जी ने अब मुझे अपना बिजनेस सौंप दिया था, लेकिन मैं उसके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखता था। मैंने अपनी बहनों की शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी शादी में भी रूपाली ही गई थी, लेकिन मैं अपनी बहनों के सर पर हाथ रखना चाहता था। मैं खामोशी से शादी हॉल चला गया और जिस समय मेरी बहनों के विदा होने का समय हुआ तो मैं चोरी चुपके दुल्हन वाले कमरे में चला गया और वहां जाकर उनको आशीर्वाद देकर खामोशी से वापस आ गया था, ताकि मुझे कोई देख न सके। मैं अपनी माँ से नाराज था और अपनी इस नाराजगी को मैं कभी खत्म नहीं करना चाहता था। मेरी बहनों की शादी को 2 दिन गुजरे तो एक अजीब सी खबर मुझे मिली। वो ये थी कि मेरी दोनों बहनों की शादी हुई थी, उन दोनों के पति एक साथ मर गए। ये बड़ी ही अजीब खबर थी, जबकि मेरी दोनों ही बहनें अलग अलग घरों में विदा होकर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनके पतियों की मौत हो गई? मैं जब अपनी बहनों की ससुराल पहुंचा तो दोनों ही बहनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। दोनों ही अपने घरों में बुरी तरह से रो रही थी। अभी वो 24 घंटे की दुल्हन थी और पूरे 24 घंटे के बाद ही वो विधवा हो गई। मेरी दोनों बहनों के साथ जो हुआ था वो बड़ा ही खतरनाक था। मेरे दिल को उसने बहुत ही तकलीफ पहुंचाई थी। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। कुछ समय गुजरा तो मेरी दोनों बहनें वापस अपने मायके आ गई थी। वो मुझे बहुत याद करती थी। मैं उनसे घर पर मिलने चला जाता था, मगर माँ से कोई बात नहीं करता था। इधर रूपाली जी धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसे खुद से दूर कर देता था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, जो अपनी बहनों के लिए कुछ न कर सका। ये भी जानने की कोशिश न कर सका कि एक ही दिन वो दोनों विधवा कैसे हो सकती हैं। उनकी तकलीफ मुझे अंदर से खाए जा रही थी। लेकिन जब ये खबर मुझे पता चली कि उन दोनों से बदला लिया गया है, उन दोनों के पतियों को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी। एक दिन मैंने रूपाली को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना था। वो जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि अवनीश की दोनों बहनें जो मुझे कोस रही थी, आज वो अपनी किस्मत को बुरी तरह से रो रही हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से बदला न लिया हो। अवनीश नहीं जानता कि मुझे किसी से बदला लेकर कितनी खुशी मिलती है। वो दोनों विधवा हो गई और अब अपने मायके में खामोशी से बैठी हुई हैं। ये बात सुनकर तो जैसे मैं आग बबूला हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी समय में दरवाजे को झटके से खोलता हुआ रूपाली जी के करीब पहुंचा और उनसे सवाल किया कि तुमने मेरी बहनों के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों पैसे की इतनी ताकत दिखाई? तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मेरी बहनों से क्या दुश्मनी थी? तब उसने मुझे बताया कि मेरी तुम्हारी बहनों से लड़ाई हुई थी और उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाकर बहुत जलील किया था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने जलील किया हो। मैं किसी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती। तुमने भी मुझे बहुत जलील किया है। तुम भी हमेशा मुझे फ़ोन करके शादी से इनकार करते रहते थे। तुम्हारी बहनों को तकलीफ़ पहुंचाकर मुझे बहुत खुशी मिली है, क्योंकि जब बहनों को तकलीफ़ पहुंचेगी तो भाई को भी तकलीफ़ पहुंचेगी ना। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। इस समय मुझे वो किसी दुश्मन से कम दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो कहने लगी कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मुझे डिवोर्स दे भी दोगे तब भी मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। मैंने कहा, तो ठीक है, मेरी जान चली जाएगी तब तो तुम मुझसे अलग हो जाओगी ना। मेरी बात सुनकर जैसे उसे जोरदार झटका लगा था। वो कहने लगी कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने हाथ में चाकू उठाया और अपनी नस काट ली। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच गया था। जब मैंने अस्पताल में अपनी आंख खोली तो मेरे करीब मेरी माँ बैठी हुई थी। उस समय पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस को किसने बुलाया ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन पुलिस मेरा बयान लेना चाहती थी। पुलिस का कहना था कि तुम्हें किसने मारने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी माँ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि इस शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी की मालकिन रूपाली सक्सेना ने तुम्हें मारने की कोशिश की है और तुम उनके पति हो। हम तुम्हारा बयान दर्ज करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था। पुलिस ने मेरे बयान रिकॉर्ड कर लिए थे, मगर अभी भी रूपाली जी खामोश बैठने वालों में से नहीं थी। रूपाली जी ने पुलिस को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिस पर मेरे अंगूठे का निशान था, मगर मेरी माँ ने इस बार अपने बेटे की साइड ली थी। उनसे भी जितनी गलतियां हुई थी उन्होंने सब पुलिस को बता दी थी।
उन्होंने बता दिया था कि मेरी माँ लालच में आ गई थी और उन्होंने ही अंगूठे के निशान धोखे से उन पेपर्स पर लिए थे और वो पेपर रूपाली जी के हवाले कर दिए। मैंने पुलिस को ये भी बता दिया था कि मेरी दोनों बहनों के पतियों को भी इन्होंने ही मरवाया था। कोमल के पति का तो कार एक्सीडेंट करवाया गया था, जबकि खुशी के पति की मौत सोते समय दम घुटने की वजह से हुई थी। रूपाली जी ने खुशी के घर की नौकरानी को पैसे देकर खरीद लिया था और उस नौकरानी से ये काम करवाया था। नौकरानी ने खामोशी से खुशी के कमरे में जाकर रात के अंधेरे में उसके पति के मुंह पर तकिया रख दिया और उस समय खुशी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता न चल सका। उसके पति ने अपने हाथ पैर हिलाने की भी कोशिश की, मगर शादी की थकान की वजह से मेरी बहन बहुत थकी हुई थी। उसे बहुत गहरी नींद आ रही थी और उसे पता ही नहीं चल सका कि उसके पति के साथ क्या हो रहा है। रूपाली जी अपनी कोई भी सच्चाई उगलने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पुलिस के सामने कह दिया था कि मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। अगर इस औरत ने मुझे अपने साथ रखा तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। रूपाली जी उस समय बहुत परेशान थी। वो कुछ भी करके मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर इस समय एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने मुझे बचा लिया था। वो थे रूपाली जी के चाचा, जो अपनी भतीजी की हर हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो जानते थे कि उनकी भतीजी कितनी जिद्दी और बिगड़ी हुई है। वो बचपन में स्कूल के समय भी कुछ इसी तरह से कर चुकी थी। जब उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, वो उससे दोस्ती करना चाहती थी और वो लड़की रूपाली जी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। रूपाली जी ने उस लड़की से दोस्ती करने के लिए कहा। जब वो लड़की उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं मानी तो उन्होंने बाथरूम में ले जाकर उसे बंद कर दिया। रूपाली जी वक्त के साथ साथ एक ऐसी इंसान बन गई थी जिसे हमेशा सिर्फ अपनी फिक्र रहती थी, जो हमेशा अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जीती थी, चाहे वो दूसरों की ख्वाहिशों को मार कर ही क्यों ना अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। पुलिस को उनके चाचा जी ने बता दिया था कि रूपाली बचपन से ही ऐसी है। रूपाली जी के चाचा जी की उम्र काफी थी, मगर जब उन्हें पता चला कि रूपाली जी ने शादी कर ली है और किसी ऐसे लड़के से शादी की है जो सिर्फ 22 साल की उम्र का है, तब वो समझ गए थे कि इस बार भी रूपाली ने कुछ गलत किया होगा। उस लड़के ने जरूर किसी मुसीबत में आकर शादी की होगी। उन्हें साथ ही साथ अपने भाई की दौलत की भी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने अपनी भतीजी के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस ने कहा कि रूपाली की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है। जब ये लड़का इसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना चाहता तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं मानना चाहिए। मगर रूपाली जी चीख चीख कर कह रही थी कि मैं अवनीश से प्यार करती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अस्पताल में ही यह हंगामा चल रहा था। जब उनकी बात किसी ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि अगर अवनीश मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। पहले मैं इसे जान से मार दूंगी और फिर खुद मर जाऊंगी। उन्होंने भागकर पुलिस इंस्पेक्टर की जेब से बंदूक निकालनी चाही। वो पहले मुझे मारना चाहती थी और बाद में खुद को। उनके चाचा की कही हुई बात सब लोगों के सामने साबित हो गई थी कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है। उसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब देखकर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें पागल खाने में भर्ती कर दिया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने मौके पर ही उन्हें रोक लिया, वरना वो रिवॉल्वर निकालकर मुझे और खुद को शूट कर सकती थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बचपन से ही उनके माता पिता ने उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि उनकी बेटी के दिल को अभी तक कोई भाया नहीं था। और फिर इसी दौरान उनके माता पिता की मौत हो गई। लेकिन माता पिता की मौत होने से उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो उनके लिए इतनी दौलत छोड़ गए थे कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने माता पिता के बिना भी गुजार सकती थी। यही वजह थी कि उनकी इतनी उम्र हो गई थी और वो शादी किसी ऐसे ही इंसान से करना चाहती थी जो उसे पसंद आ जाए। फिलहाल पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर जा चुकी थी। मैं इस बड़ी मुसीबत से निकल गया था। मेरी माँ से मैं अभी भी नाराज था। मेरी माँ रो रो कर मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी माँ की एक छोटी सी गलती ने मेरी और मेरी दोनों बहनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसी समय अगर मेरी माँ रूपाली जी को रिश्ते से साफ इनकार कर देती तो बात इतनी आगे न बढ़ती, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ होना ही था। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में उनकी दिमागी हालत को आने वाले समय में कमजोर कर देते हैं और उन बच्चों को उनके लिए ही घमंडी बना देते हैं। कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो हमें पूरी नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी डिमांड्स जो हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है, और ऐसे डिमांड से आप लोग भी सावधान रहिए और जितना हो सके अपने बच्चों की उन बातों को मानने की कोशिश करिए जो जायज़ है। जो बातें गलत हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानिए। ऐसा ना हो कि समझदारी की उम्र में आकर भी वो इंसान अपने आप में ही घमंडी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।